नमस्कार दोस्तों। 2 जुलाई 2023 को एपीएफसी का पेपर हुआ और काफी जल्दी ही यूपीएससी ने इसका रिजल्ट भी निकाल दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, हर एक पेपर को हो जाने के बाद हम एक एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव क्या है? चार पांच चीजें हैं जो हम करने की कोशिश करते हैं। नंबर वन, कि यूपीएससी ने जो एग्जाम का सिलेबस दिया और उस सिलेबस से जो एक बाउंड्री बनी समझ की कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उस बाउंड्री से बाहर कितनी चीजें आई, कि क्या हम ठीक से सोच पाए, क्या हम ठीक से नहीं सोच पाए। ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर था सिलेबस का, वो कितना इन सिंक था जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि दोबारा जब भी एपीएफसी, ईओ, एओ या दूसरा कोई भी यूपीएससी का आरटी एग्जाम हो, जैसे कि अब एएलसी होने वाला है, उसके बाद एडमिन ऑफिसर जीएसआई होने वाला है, उसके बाद सीनियर एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ होने वाला है, तो इन सारे एग्जाम्स में हम इस वाले पेपर से क्या सीख सकते हैं अबाउट बाउंड्री ऑफ सिलेबस। दूसरा कि हम लोगों ने जो ये भी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो आप लोगों को पूरा कोर्स कराया, तो उस कोर्स में से कितने सवाल उसमें से बने, कि अगर कोई सिर्फ वो कोर्स कर लेता तो कितने सवाल उसके, या कौन कौन से सवाल उसके ठीक हो जाने चाहिए थे, कौन कौन से सवाल उसके ठीक नहीं हो जाने चाहिए थे। एक चीज हम इसमें ये भी देखते हैं कि अगर पेपर डिफिकल्ट था तो कितना डिफिकल्ट था, क्या सारे ही सवाल डिफिकल्ट थे, या बीच बीच में इतने वाले सवाल सफिशिएंट थे कि जिससे हमारा कट ऑफ आराम से हमारा पास हो सकता था, या फिर पूरा पेपर ही कहीं और से उठ के आ गया। तो इस बारे में भी क्या हमारा एक व्यू बनता है, ये चीज भी हम लोग देखते हैं। गाइस, ये तीन चार ऑब्जेक्टिव है इस सारे पेपर को एनालिसिस करने के लिए, और दिस इज अ स्टैंडर्ड एक्सरसाइज हम लोग हर एक पेपर के बाद करते हैं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आगे के लिए हम अपने थिंकिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कंटेंट में और क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या हटा सकते हैं, और एक पूरा आगे के पेपरों का प्लान इस वाले पेपर से हम लोग कैसे बना सकते हैं। दिस इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। गाइस, एक पूरे सिलेबस को हमने इन टॉपिक्स में बांट लिया है, और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे किससे? लेबर लॉज एंड आईआर वाले टॉपिक से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे, ठीक है। लेबर लॉ और आईआर का जो टॉपिक था, उसमें जो एपीएफसी का पेपर हुआ 2 जुलाई को, उसमें उसमें से 20 सवाल आए, ठीक है। 20 सवाल अभी आपके सामने है। अब अगर इन 20 सवालों का जो सिलेबस हमारे सामने था, ठीक है, अगर हम उसकी बाउंड्री को एक बार हम उसको देखने की कोशिश करें, ठीक है, तो दो तीन बातें क्या थी। पहली बात तो कि एक दो ऐसे एक्ट से भी सवाल आए जो कि यूजुअली जो कि यूजुअली यूपीएससी के आरटीज में नहीं आते हैं, कम आते हैं, या काफी अनकन्वेंशनल एक्ट है, जैसे कि माइंस एक्ट से भी अब की बार सवाल आए, या फिर इंटरस्टेट इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट से भी अब की बार सवाल आए। अब ये बड़े बड़े एक्ट है, माइंस एक्ट में खुद में 90 सेक्शन है। यूजुअली हम लोग भी क्या सलाह देते हैं कि ये वाले एक्ट तुम स्किप कर सकते हो एपीएफसी वाले एग्जाम के लिए। बट इसके अलावा और इसके अपने एक दो सवाल थे जो इन वाले एक्ट के थे, लेकिन इसके अलावा जितने भी 20 सवाल आए, इसके अलावा जितने भी 20 सवाल आए, वो अपने सारे के सारे जो ट्रेडिशनल सिलेबस है, ट्रेडिशनल एक्ट है, उन्हीं से आए। एक दो सवाल ऐसे भी थे जो थोड़ा, जिसमें थोड़ा सीधा एक्ट को पढ़ के शायद नहीं होता, उसमें थोड़ा सोचने की जरूरत होती थोड़ा सा। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अब ये वाला सवाल आया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर दिस एक्ट इज ऑप्शनल और कंपलसरी। अब ना एक्ट में लिखा नहीं हुआ है कि ऑप्शनल वर्ड या कंपलसरी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उस एक्ट की तुम्हें लैंग्वेज से इन्फर करना पड़ता है कि ट्रेड यूनियन मे बी रजिस्टर्ड या ट्रेड यूनियन शैल बी रजिस्टर्ड, एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट पर्पज ऑफ अ टीचर इज, जो कि आप क्लास में बताते हैं इन चीजों को। तो ऐसे ऐसे भी एक दो सवाल थे। तो जो सवाल मैंने लाल में मार्क किया है, ठीक है, जैसे कि ये वाला सवाल था, मैंने माइंड सेट को भी लाल में मार्क कर दिया, क्योंकि हमारा जम्पशन ये था कि माइंड सेट पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब गाइस, ये टोटल हमारा जो सिलेबस बना, ठीक है, किसका? लेबर लॉज और आईआर का जो सिलेबस बना, ठीक है। तो इस आईआर और लेबर लॉज में टोटल 20 सवाल आए, ठीक है। तो अगर हम अपना अच्छे से मेहनत करते, अच्छे से मेहनत का मतलब क्या है
कि रिलीजियसली एक एक एक्ट को उठा के अच्छे से पढ़ लेते, ना कि कोई शॉर्टकट या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, मैराथन क्लासेस, वो सब मतलब बकर नहीं। एक्चुअल में अगर हम मेहनत करते, इस 20 में से हमारे 17 सवाल डेफिनेटली हो जाने चाहिए थे। एंड ऑफ कोर्स कुछ और फैक्टर भी हैं, जैसे कि एपीएफसी को टाइम ही 3 महीने का मिला। अब उन उन सारे वेरिएबल्स को भी आप इंक्लूड कर लो थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो मोटा मोटा आप लगा लो कि 15 16 17 जो भी है, इतने सवाल हमारे लेबर लॉ से हो जाने चाहिए थे। ये एक दो नई बातें थी, अदरवाइज काफी ट्रेडिशनल सिलेबस है, काफी प्रेडिक्टेबल सिलेबस है लेबर लॉज का, और इतने हम सबको ये वाले सवाल आने चाहिए थे। 3 4 सवाल क्यों नहीं आने चाहिए थे वो मैंने आपको अभी मतलब दिखाई दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसमें से कितने सवाल ह्यूमन पेरिटस के कंटेंट में कवर्ड थे, सो 20 के 20 सवाल हमारे कंटेंट में कवर्ड थे। बाय द वे, आप एक काम भी कर सकते हो अगर डाउट है, हमने कंटेंट हम लोग नाइसली डन प्रिंटेड बुकलेट्स में आपके घर भेजते हैं, ठीक है। तो अगर किसी का मन है तो आप हमारे ऑफिस आ जाओ और हम आपको एक एक करके दिखा भी देंगे कि कौन सा सवाल कंटेंट में कहाँ है, ठीक है। आपको चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे, ठीक है। तो गुड़गांव में हमारा ऑफिस है, कभी भी आपका मन करे तो आ जाओ, ठीक है। सो गाइज, लेकिन अब यहाँ ना हमारा ऑब्जेक्टिव बताने का ये नहीं है कि हमारे कंटेंट से सारे 20 के 20 सवाल आ गए। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव ये बताने का ये है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है ना पढ़ाई करने का, कि मैं अपना पूरा सिलेबस कर लूं, पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक समझ के याद कर लूं, वही हम लोग करते हैं। और इसलिए ये 20 के 20 सवाल आए, क्योंकि हमने उस एक्ट में कोई किसी चीज को छोड़ा ही नहीं। हमने उस एक्ट में कभी ये कहा ही नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, ये मोर इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कर लो, इससे इतना सवाल बनता है, इससे इतना बनता है। हमने कोई ज्ञान देने की कोशिश की ही नहीं। हमने कहा कि ये सारा सिलेबस है, ये सारे कर लेते हैं। इसलिए 20 के 20 सवाल हमारे लेबर लॉज के उसमें से आगे। बट मोटा मोटा अगर हम अच्छे से मेहनत करते, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये एपीएफसी ईओ के लिए, हमारे 16 17 सवाल इसमें से ठीक हो जाने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक जिसकी बात करते हैं वो है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसको हम न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग या न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग या ये सब भी हम इसको बोलते हैं, जो मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन है, ठीक है। सो गाइस, इसमें क्या हुआ, इस वाले पोर्शन में अब की बार यूपीएससी ने कितना सवाल दिया एपीएफसी के पेपर में? 15 सवाल दिए, ठीक है। अब 15 सवालों में से 3 4 सवाल ऐसे थे जो कि ट्रेडिशनली बाउंड्री में नहीं फिट होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, जैसे कि ये वाला सवाल है जो ट्रिग्नोमेट्री का था। अब ट्रिग्नोमेट्री जनरली हम आरटीज में नहीं पढ़ते हैं, साइन साइन 30 कोस 30 ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये वाला सवाल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ये भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये सवाल कभी आया ही नहीं है, कभी कभी सवाल आते हैं, बट वेरी रेयरली आरटीज में नहीं आते हैं, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये वाला सवाल था वंस अगेन, तो हालांकि ये प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी आता भी है, पर फिर भी इसको करने में थोड़ा जितना समय लगता है, या मे बी एग्जाम के स्ट्रेसफुल माहौल में शायद लोग नहीं कर पाते, तो इसको भी हमने लाल में मार्क कर दिया है। सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सवाल अब की बार आया, जो कि यूजुअली यूपीएससी आरटीज में, आरटी मतलब रिक्रूटमेंट टेस्ट में नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको भी लाल में हमने इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डीआई के 3 सवाल थे। डीआई के 3 में से अगर एक भी सवाल गलत हुआ तो फिर ये महापाप है, ये तो नहीं होना चाहिए था किसी का भी, ठीक है। तो वापिस आते हैं। सो इन 15 सवालों में से, ठीक है, इन 15 सवालों में से 4 सवाल ऐसे थे ये लाल, जो कि बिल्कुल सिलेबस की बाउंड्री से बाहर थे, और बाकी 11 सवाल वर फ्रॉम द क्वाइट प्रेडिक्टेबल एरियाज ऑफ सिलेबस, और काफी काफी कंसिस्टेंट विद द पैटर्न, कंसिस्टेंट विद द पैटर्न कि ये बात, और हम काफी दिनों से आप लोगों से डिस्कस भी करते हैं कि यूपीएससी के जो ये सारे एग्जाम होते हैं, कौन कौन से, यूपीएससी के सारे आरटीज, जैसे कि एएलसी, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर, उसके बाद सीआईएसएफ, सीएपीएफ, उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सी सेट, और कुछ कुछ सीडीएस का भी, सारा नहीं कुछ कुछ सीडीएस का भी, इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस सेम होता है, इनका डिफिकल्टी लेवल, इनका पैटर्न सेम, हर चीज सेम होती है। सो अगर इन 4 सवालों को हटा दूं तो 15 में से जो रिमेनिंग 11 सवाल हमारे आए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के, दे वर क्वाइट
consistent with this pattern, they were quite predictable, ठीक है. And of course अब कुछ कुछ फिर भी जैसे मैथ्स का सवाल है, कुछ है तो शायद कई बार एग्जाम के स्ट्रेसफुल माहौल में हम नहीं भी कर पाते हैं, टाइम भी कम था, लेकिन इसके बाद हमारा ऐसा मानना है कि हमारे 8 से 9 सवाल तो ठीक हो जाने चाहिए थे आउट ऑफ दिस 11. 4 हमने पहले हटा दिए 15 में से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के, क्योंकि देवर क्वाइट प्रेडिक्टेबल. और ये वाले सवाल आप देख भी सकते हो जो एक एक करके हमने अभी आपके सामने रखे हैं. इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि, इनफैक्ट कुछ तो सवाल ऐसे हैं कि जो काफी ज्यादा आसान है, मतलब इसमें से जो मतलब आए हैं, ठीक है. तो 8 से 9 सवाल तो हमारे इसमें से ठीक हो जाने चाहिए थे. सो दिस वाज अबाउट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. एंड ऑफ कोर्स सो गाइस अब ये भी समझना होगा कि इन सारे एग्जाम्स के लिए जिसका मैंने नाम लिया अभी, यूपीएससी सी सेट, फिर यूपीएससी आरटीज के जो एग्जाम हैं जैसे कि एएलसी या ईपीएफओ के दोनों पेपर मतलब एपीएफसी ईओ एओ, उसके बाद अपना एडमिन ऑफिसर, उसके बाद अपना स्टोर ऑफिसर, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर, ये सब अपने आरटीज हैं. देन सीआईएसएफ, देन सीएपीएफ और सीडीएस के कुछ कुछ सवाल, इसलिए सीडीएस के ऊपर 4 मार्क लगा देता हूं. तो गाइस अब जो ये कंसिस्टेंट पैटर्न है, जो इनका कंसिस्टेंट सिलेबस है, अब इसमें ना कुछ कुछ 11th का भी थोड़ा थोड़ा मैथ्स पढ़ने की जरूरत है. और ये अभी से नहीं, ये कई सालों से है. अब कुछ लोग जिद लगाए बैठे हैं कि मैं तो 10th तक का ही मैथ्स पढ़ूंगा, मैथ्स मुश्किल है, फिर उसका हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि सी सेट को लेके भी अब की बार इतना हल्ला हो गया कि सी सेट में ये हो गया वो हो गया, जबकि इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल बिहेवियर की कुछ कुछ 11th का कुछ कुछ टॉपिक हमें अपने सिलेबस में करना है, और करने में दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए. अगर हम 11th की हिस्ट्री पढ़ने को तैयार है, 11th का इको देखने को तैयार है, 11th का जनरल साइंस भी देखने को तैयार है 11th का, तो 11th का थोड़ा 2-3 चैप्टर मैथ्स के हैं वो भी हमें करने ही होंगे 11th के, जो कि यूपीएससी वाले पूछते हैं, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू नाउ थर्ड टॉपिक हमें हम बात करते हैं किसकी, करंट अफेयर की बात करते हैं, करंट इवेंट्स की, ठीक है. सो गाइज करंट इवेंट्स में यूपीएससी ने कितना सवाल पूछा, एपीएफसी में यूपीएससी ने इसमें से 8 सवाल पूछा, ठीक है. इस 8 में से, एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर एक अनलिमिटेड बाउंड्री है, ठीक है. इस 8 में से 6 सवाल हमारे कंटेंट में कवर्ड थे, जो हमने आपको पतली पतली बुक्स दी थी. किसी को डाउट है तो आ जाओ ऑफिस में, ऑफिस का एड्रेस तुम्हें पता है, हम तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है. लेकिन फिर भी करंट अफेयर है और एक काफी अनप्रेडिक्टेबल एरिया होता है. हमारा ऐसा मानना है कि 6 नहीं, कम से कम आपके इसमें से 4 सवाल तो इसके ठीक हो जाने चाहिए थे, अगर हम इसके में अच्छे से हम लोग इसे मेहनत करते. और इस करंट अफेयर की जो बुक्स हैं वो भी वो काफी कुछ वेबसाइट पे भी लगा होता है, पर फिर भी पतली पतली बुक्स हैं जो हमने आपको दी है, मेरे पास अभी पढ़े नहीं, मैं तुम्हें दिखा भी देता, ठीक है. तो उसमें से आपके, सो दिस वाज अबाउट करंट इवेंट्स. अब गाइस ये भी याद रखना कि अब की बार जो पेपर हुआ ना, उसमें 8 में से 6 सवाल आ गए. इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे एएलसी होने वाला है तो 8 में से हमारे 75% याद नहीं. इसका हमें थोड़ा सा रियलिटी को समझना होगा, यूपीएससी का इस बारे में सम्मान करना होगा. यूपीएससी शरारती ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से भी उठा के कुछ भी देता है. हो सकता है कि अगली बार 8 में से एक ही सवाल आए. तो ये डिस्क्लेमर मैं काफी ब्रॉडली देना चाहता हूं. हम कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर में हम जितना क्लोज पहुंच पाए, पर ये इतना हमारा 8 में से 6 हमारे कभी नहीं आए. पिछली बार भी ईपीएफओ जो 21 में हुआ था, उसे मुझे याद है उसमें 15 में से 8 सवाल आए थे, विच वॉज अराउंड लाइक 50% कवरेज. पर इतना हमारा, पर ये ठीक है, बाई चांस अभी होगा. अदरवाइज करंट अफेयर की जो बाउंड्री है उसमें थोड़ा संभव नहीं होता है कि आप इतना सारा गैस कर पाओ कि भाई 8 में से वो 6 सवाल हो गए. दिखा भी देता हूँ कि करंट अफेयर में जैसे यूनिकॉर्न क्या होता है ये तो हमें अब पता होना चाहिए था. संतोष ट्रॉफी का बिल्कुल पता होना चाहिए था. कैंपा फंड पता होना चाहिए था. ये वाला शायद नहीं पता होता तो कोई बात नहीं. G20 का हो जाना चाहिए था. नोबेल प्राइज 100% हो जाना चाहिए था. ई संजीवनी हो जाना चाहिए था. बायरक वाला छोड़ सकते थे, मतलब नहीं होगा, छोड़ तो ये तो शायद किसी से भी नहीं होगा, ठीक है. तो ये अपना करंट अफेयर का मोटा मोटा एक स्टेटस है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. लेट अस नाउ मूव ऑन टू जनरल साइंस. सो का जनरल साइंस में क्या हुआ है, जनरल साइंस में यूपीएससी का जो एपीएफसी का पेपर हुआ उसमें 10 सवाल यूपीएससी ने दिए. इस 10 में से इस 10 में से 6 सवाल हमारी बुकलेट में कवर्ड थे,
और काफी ना पतली पतली बुकलेट है, मेरे पास पड़ी है करंट इवेंट्स की, तो मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें। देखो इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसको जरा निकालते हैं। और ये है जो आपके घर जा चुकी हैं करंट इवेंट्स की, ठीक है। ये पतली पतली बुकलेट्स हैं ये। इसमें जनरल साइंस की दो बुक ऐसी पतली पतली, ठीक है। इसमें 10 में से 6 सवाल इसमें कवर्ड थे, ठीक है। इस 6 में से फिर भी मतलब 10 में से जो करंट अफेयर के सवाल हैं, हमें मोटा मोटा, हमें अगर हम ठीक से हमारा मेहनत हुआ होता तो 5 सवाल हमारे ठीक हो जाने चाहिए थे 10 में से जनरल साइंस के। अब करंट अफेयर में भी जो बाउंड्री ऑफ सिलेबस है, इसमें कुछ भी सरप्राइज नहीं है। सरप्राइज क्यों नहीं है? क्योंकि यूपीएससी इन सारे एग्जाम में कुछ कुछ 11th 12th का भी पूछता है। अब वहां ट्रेड ऑफ है। अब 11th 12th का पूरा बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स करना हम याद करना शुरू नहीं कर सकते, फिर तो आईआईटी की तैयारी करने जैसा ही हो जाएगा, या पीएमटी की जो भी बच्चे करते हैं, ठीक है। लेकिन अब करना भी है क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। तो एक ट्रेड ऑफ है कि कितना करना है, क्या छोड़ना है। तो एक एक एक, एक मतलब मिडल पाथ है जो हमें लेना होता है। अब उस मिडल पाथ को लेने में कुछ चीजें छूट भी जाएंगी और कुछ चीजें उसमें और एग्जाम में तुम्हारे इंक्लूड हो भी जाएंगी। बट ये सब ना काफी प्रेडिक्टेबल और काफी वेल नोन बात है कि जनरल साइंस के सिलेबस में 11th 12th की चीजें भी आएंगी, सिर्फ 10th तक का करना काफी नहीं होगा। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये हो जाना चाहिए था, ये इनइलास्टिक कोलिजन ये वाला हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब जो नहीं होने चाहिए थे वो भी तुम्हें दिखा देता हूं मैं। अच्छा, इसमें लाल में मार्क हम लोगों ने नहीं किया है, शायद मेरे से करना है, मतलब छूट गया ये, ठीक है। पर कुछ 11th 12th के सवाल भी हैं इसमें जो कि दिखाई देता हूं कौन सा है। जैसे कि ये है इनइलास्टिक कोलिजन वाला सवाल 11th की बुक में है, ठीक है। उसके बाद अपना है जो ये वाला सवाल है कि कौन कौन से सोप के दूसरे नाम हैं या कौन कौन सा नहीं है, भी 11th की बुक में है। अब ये भी ना हाफ कवर्ड है 10th तक की बुक में, हाफ नहीं है ह्यूमन आई बॉल को लेके। तो इसलिए एक मोटा मोटा, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात 11th में है। बट मोटा मोटा जो बता रहे हैं कि इसके बावजूद भी हमारे जनरल साइंस में अगर हमने मेहनत किया है तो 10 में से मोटा मोटा 5 सवाल हमारे बन जाने चाहिए थे। दिस इज अ, और अब अगर जो 5 बन जाने चाहिए था, इसमें बन जाने चाहिए थे, मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक ट्रेडिशनल बाउंड्री ऑफ सिलेबस है, अगर मैं सिर्फ उतना करता, मतलब एक ऐसी बाउंड्री जो हम सबको पता होती है, अगर मैं उतना करता तो मेरे कितने सवाल इसमें से ठीक हो जाने चाहिए थे। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू जनरल इंग्लिश नाउ, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश में हर बार की तरह, सारे आरटीज की तरह, यूपीएससी ने क्या किया? यूपीएससी ने जनरल इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज है, 20 सवाल दिए। अब गज इस 20 में से 5 सवाल तो थे आरसी के और 5 सवाल थे जंबल डब के, जो कि इतने आसान थे। इस 10 में से हमारे 8 सवाल तो ठीक होने ही चाहिए थे। आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोग हिंदी मीडियम से आते हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं है, इंग्लिश का थोड़ा वो है। लेकिन अब जो है सो है, अब इंग्लिश सिलेबस में है तो भाई सीखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ने ढंग से बैठ के सीखा है, मेहनत की है, ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ा है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं की है, इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढने वाली या मैराथन क्लासेस करने वाली, तो इस 10 में से 8 सवाल तो ठीक होने ही चाहिए थे। इसके अलावा जो 10 सवाल थे वो थे वो कैब बेस्ड। अब इसमें हम समझ सकते हैं भाई कि अंग्रेजी का लेवल सबका अलग अलग है, कुछ बचपन से ही होना आ रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि इस 10 में से हम सिर्फ 4 सवाल कर लेते तो शायद एक विच कैन बी अ रीजनेबल टारगेट, कि वो कैब में 10 में से मेरे 4 सवाल बन जाने चाहिए थे। बट मोटा मोटा जो इंग्लिश का लेवल था पिछले सालों की बजाय, डेफिनेटली बाकी पेपर की बजाय इट वाज प्रिटी इजियर। अनदर थिंग, यूपीएससी के आरटीज में जो आरसी बेस सवाल हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके सवाल नहीं आते थे। पता नहीं कितने सालों बाद, और 18-20 पेपर बाद यूपीएससी ने आरसी का सवाल दिया है। अदरवाइज यूपीएससी आरटीज में आरसी के सवाल नहीं आते थे। ये एक नई बात है जो अब की बार यूपीएससी ने अपने इंग्लिश में का जो सिलेबस है उसमें अब की बार उन्होंने डाला है। पर आए भी तो बहुत ही आसान, मतलब पैसेज के अंदर ही उसको आंसर छुपा हुआ था। कुछ ज्यादा इन्फर करने की नीड नहीं थी उसमें से कि जो गलत हो सकता था। आगे बढ़ते हैं
एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. ठीक है, अगेन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में यूपीएससी ने कितना सवाल दिया? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में यूपीएससी ने अपने 15 सवाल दिए. ठीक है, पहले अच्छा, कितने ह्यूमन पैरामीटर्स हम लोगों ने तुम्हें कवर किया? 13 सवाल थे जो कवर्ड थे, और 2 सवाल थे जो कि हम लोग भी अपने कंटेंट में कवर नहीं कर पाए इस 15 में से. किसी को डाउट है, अगेन बोल रहा हूं, हमारे ऑफिस में किताब लेके आ जाओ. 13 तुम्हारी किताब में ही तुम्हारे सामने बिठा के 13 सवाल ढूंढ के हम तुम्हें दिखा देंगे. ठीक है, पर अकाउंटिंग सिलेबस में भी है, प्रेडिक्टेबल भी है, सबको पता भी था. फिर भी हम ये मानते हैं कि इस 15 में से हमारे अकाउंटिंग में 10 सवाल तो बनने ही चाहिए थे, क्योंकि काफी प्रेडिक्टेबल सवाल थे. 2-3 सवाल हैं जो मुश्किल थे, जो कि लोगों से शायद नहीं होते. फिर भी 10 सवाल हमारे मोटा मोटा, अगर हम मेहनत करते, हमारे इसमें से बनने चाहिए थे. एंड आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, विच इज व्हाट? विच इज कंप्यूटर नॉलेज. कंप्यूटर नॉलेज में अब की बार कितना सवाल आया? कंप्यूटर नॉलेज में यूपीएससी ने दिया 10 सवाल अब की बार. ठीक है, और यहां यूपीएससी ने सरप्राइज कर दिया. सरप्राइज तो क्या कर दिया, शरारत कर दी कि प्रोग्रामिंग के सवाल दे दिए, जो कि किसी भी सेंस में इस सिलेबस का पार्ट नहीं थे. ठीक है, और मैं दिखा भी दूंगा कि जैसे ये वाला सवाल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल के बारे में, ये हमसे शायद नहीं होता. टॉप डाउन लैंग्वेज कौन सी है कौन सी नहीं है, ये भी नहीं होता हमसे. फिर इंटरनल लिंकिंग एचटीएमएल में क्या यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग के ऊपर सवाल आ गया. फिर ये सवाल है, ये भी शायद नहीं होता. तो ये 5 सवाल 10 में से मैंने ऐसे मार्क कर दिए, 1 2 3 4, 4 है क्या, और ये पांचवा ये है. ठीक है, जो कि शायद लोगों से नहीं होता. ठीक है, तो 10 में से 5 सवाल तो हमने ऐसे मार्क कर दिए जो कि नहीं होते. लेकिन उसके अलावा जो 5 सवाल है, ये कन्वर्जन करने वाला, कौन सा आईपी एड्रेस करेक्ट नहीं है, ये मैश टोपोलॉजी क्या होती है, या ऑक्टेल को कन्वर्ट करने वाला, या फिर कौन सा रजिस्टर वाला है, अगर इन 5 में से एक भी गलत किया है, फिर प्रॉब्लम है. फिर मतलब इसका कोई वो सॉल्यूशन नहीं है. कितना ही उसके लिए मतलब अपने आप को तुम कितना भी सिंपेथेटिक हो सकते हो. तो 5 सवाल ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली एक भी गलत होने का चांस नहीं है. अगर हम एपीएफसी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक ही पेपर दे के ग्रुप ए की लेवल 10 की नौकरी हमें सीधा मिल रही है, कोई लंबा तामझाम नहीं, कोई मेंस और उसका चक्कर नहीं, कुछ नहीं. एक भी गलत उनमें से 5 में से हमारा कंप्यूटर का नहीं हो सकता था. जहां तक हमारे कंटेंट की बात है, हमारे कंटेंट में 10 सवाल में से 5 सवाल कवर्ड थे, और 5 सवाल हम हमारे कंटेंट में भी कवर्ड नहीं थे. क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग के सवाल थे. हमने कभी पढ़ाया नहीं कि ये भी आ सकता है. पर कंप्यूटर नॉलेज में हर बार एक दो सवाल तो आता ही है, कि जो कि कहीं से भी उठ के कुछ भी दे देगा, उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते. लेकिन इस वाले पेपर में सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ सवाल थे जो कि कंप्यूटर नॉलेज के थे, जो कि एक डिफाइंड, एक प्रेडिक्टेबल बाउंड्री ऑफ सिलेबस से बाहर थे. आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन टू नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विच इज हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर. अब गाइज, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को हमें ना थोड़ा अच्छे से समझ लेना होगा. हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में सवाल कितने आए? हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में आए 10 सवाल आए. ठीक है, अब गाइज ये बात ना अच्छे से एक बार समझ लो कि यूपीएससी आरटी एग्जाम के लिए हिस्ट्री, जो कि यूजुअली कीवर्ड होता है फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट, इसका ना तैयारी ही नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पहली बात तो यूपीएससी इस बात में कभी अपने आप को रोकता ही नहीं है कि मैं सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के सवाल पूछ लूं. वो कहीं से मेडिवल एंशिएंट कहीं से कुछ भी उठा के पूछेगा. उसे परवाह नहीं है कि सिलेबस का वो कीवर्ड भी देखने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, दूसरी बात, अगर वो फ्रीडम स्ट्रगल करेगा भी तब भी नहीं, कहां से कोई इतना आर्बिट सवाल उठा के लाएगा कि तुम्हारी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि लोग पढ़ते हैं उससे एक भी सवाल आए नहीं आए, कुछ और नहीं हो, और सिर्फ ये सोच के जाओगे कि सिर्फ एनसीईआरटी कर लो 11th-12th की, हिस्ट्री के सवाल बन जाएंगे. बिल्कुल भी नहीं. और ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार ही यूजुअली यूपीएससी ये वाली हरकत कर रहा है कि भाई हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में ना कोई तरीका है, ना कोई बाउंड्री है, ना कोई, और ये कंसिस्ट, इसलिए हम इस पे जोर भी नहीं देते हैं लोगों को, क्योंकि मेहनत हम उस चीज पे करने को बोलते हैं जिसमें से कुछ संभावना है सवाल ठीक बनाने की. इसमें संभावना इतनी कम है कि इसका मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते. इनफैक्ट
आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कीवर्ड की फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल जो भी लिखा होगा, अब आप खुद देखो कि कितने सवाल हैं। ये क्या सवाल फ्रीडम मूवमेंट का है? ये फ्रीडम मूवमेंट का है। महाराजा पावरफुल, मगधा एम्पायर, ये वाला एलोरा में टेम्पल है, ये वाला इंडियन पोट्री के बारे में आर्ट एंड कल्चर का सवाल है वैसे ये, ठीक है। ये देख लो किंग ऑफ विजयनगरा एम्पायर, इसका क्या लेना देना है उससे? ईस्टर्न चालुक्य, फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी, ठीक है। अब ये फ्रीडम स्ट्रगल का सवाल है, हालांकि फ्रीडम फाइटर थे कोई, सामंतरा गादू। अब इतना मतलब अंदर जाके सवाल उसने पूछा है फ्रीडम स्ट्रगल का, शायद ये भी लोगों से नहीं होता कि बर्मा बॉर्डर पे जाके उसने कहाँ जाके वो लड़े और कहाँ जाके वो शहीद हुए थे। सो कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं, कि फ्रीडम स्ट्रगल में शायद, एंड लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट, कि फ्रीडम स्ट्रगल में शायद किसी से एक भी सवाल नहीं होता, एंड दैट वाज ओके। 10 में से एक भी सवाल अगर नहीं आता था, दैट वाज ओके। फ्रीडम स्ट्रगल, आल्टा कल्चर, क्यों? क्योंकि इनके सवाल बनते भी नहीं है, हर बार की ये कहानी है। अब की बार ज्यादा हालत खराब है, लेकिन कई बार 10 में से लोगों के 15 में से 5 बनते हैं, 2 बनते हैं। मतलब बनने का मेरा मतलब है कि जो प्रेडिक्टेबल एरिया है, इसलिए हम तुम्हें साफ साफ बोल रहे हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल में 10 में से अगर तुम्हारा 0 ठीक था, दैट 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 वाज आल्सो ओके। इसमें ये समझ से बाहर है कि इसमें यूपीएससी करता क्या है, और कोशिश ही मत करना इसको समझने की। आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कीवर्ड नाउ विच इज इंडियन पॉलिटी, ठीक है। अब पॉलिटी से कितने सवाल आए? पॉलिटी से हमारे सवाल आए कितने? यूपीएससी ने 6 सवाल दिया पॉलिटी से, ठीक है। इस 6 में से 4 सवाल थे जो हमारे कंटेंट में कवर्ड थे, 2 सवाल थे जो कि हमारे कंटेंट में कवर्ड नहीं थे। और हमारा ऐसा मानना है कि हमें 3 सवाल तो इसमें हमारे बन जाने चाहिए थे। और जो नहीं कवर्ड थे वो बहुत ही आर्बिट सवाल है, मतलब अच्छा जो कवर्ड थे वो सबके हो जाने चाहिए थे भाई दबे। अब ये वाला सवाल है कि भाई क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में पूछा है, अब ये नहीं बनता लोगों से, ठीक है। फिर ये तो सीधा ही कॉन्स्टिट्यूशन ने उठा के दिया हुआ है। अब ये वाला सवाल था कि कमेटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, थंगन कमेटी लोकल गवर्नमेंट की, भाई शायद लोगों से नहीं बनता। सो ये 2 सवाल है जो कि नहीं बनते, और बाकी सवाल तो बनने चाहिए थे। मोटा मोटा हमारा टारगेट ये है कि 6 में से 3 सवाल हमारे इसमें बन जाने चाहिए थे, अगर हमने अच्छे से अपना इंडियन पॉलिटी को लेके कोई भी किताब पढ़ ली होती, कोई भी जो आपके पास है, लक्ष्मीकांत XYZ जो भी है। इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के 3 सवाल आए, ठीक है। 3 में से एक हमारे कंटेंट में कवर्ड था, 2 हमारे कंटेंट में, कंटेंट का मेरा मतलब है ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्लासेस सब मिला के, 2 उसमें कवर्ड नहीं थे। टू हैव अ रियलिस्टिक टारगेट, हमारा 3 में से 1 सवाल ठीक हो जाना चाहिए था। और लेकिन जो मतलब ये अब जी वाला सवाल है फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर, अब ये नहीं होगा लोगों से, और न ही ये होगा सवाल, ठीक है, लोगों से। GDP 2.5% का जो टारगेट है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इंडियन इकोनॉमी। लेट्स कम टू लास्ट टॉपिक, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। सो गाइस, इसके हमारे इन तीनों टॉपिक्स के, पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन के 3 सवाल आए, और काफी आसान सवाल थे। और इसमें कवर्ड नोट कवर्ड का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, क्योंकि काफी थ्योरेटिकल से सवाल है, मतलब कि ये वाला कि पॉपुलेशन चेंज क्या इंडिकेट करता है, या फिर ये वाला जो सवाल है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। फिर भी लेट्स टू बी रियलिस्टिक, 3 में से 2 सवाल हमारे इसमें से, 2 या 1 सवाल हमारे इसमें से बन जाना चाहिए था, ठीक है। सो गाइस, जब टॉपिक वाइज हमने एक एक करके इन सारे चीजों की हमने एक वो हमने मतलब समरी देख ली है कि हमारा क्या था, ठीक है। सो अब ना सारे उसका एक मोटा मोटा एनालिसिस क्या है, कि 120 हमारे सवाल थे, ठीक है। इस 120 सवाल में 68 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ना ट्रेडिशनल बाउंड्री से थे। ट्रेडिशनल बाउंड्री का मतलब क्या है, कि जब हम कोई भी पेपर देके आते हैं और हम पेपर देके हम लोग बाहर आते हैं, तो हमें ना हमेशा उसके मुश्किल सवाल हमें याद रहते हैं। मुश्किल सवाल का मतलब है कि जो एकदम कहीं से भी उठा के पूछ दिया और हमें लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर मैं उन सारे मुश्किल सवालों को हटा दूं, एंड आई गो विद द जम्पशन कि वो तो शायद नहीं होते किसी से भी, तो 68 क्वेश्चन है जो कि डुएबल है।
अब मैं ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि 68 का मतलब ये नहीं कि 68 ही मार्क्स आ जाएंगे। 68 का मतलब है कि कुछ सवाल इसलिए भी गलत होंगे कि एग्जाम में स्ट्रेसफुल माहौल होता है, वो सब है, तो कुछ इससे कम हो जाएगा। कुछ इसलिए भी कम होंगे कि टाइम भी सिर्फ 3 महीने का था, लोगों को काफी कम समय मिला है, तो इसलिए भी 68 के 68 सवाल शायद लोगों से नहीं हो पाएंगे। बट पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि इन सारे आरटीज में, एंड दिस मोर इंपोर्टेंट आगे वाले एग्जाम के लिए, इन सारे आरटीज में यूपीएससी तो कुछ कुछ हर बार नई चीजें करता ही रहेगा। हमें क्या सोचना है कि जो जो नई चीज नहीं की, या जो ट्रेडिशनल सवाल है, या जो सवाल उन चीजों के ऊपर है जो कि ट्रेडिशनल बाउंड्री सिलेबस की बनती है, उसमें हमने कितना अच्छा किया, उसमें हम कितने सवाल ठीक कर पाया नहीं कर पाए, उसको देख के हमें अपना प्रोग्रेस को असेस करना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमने इस पेपर में अच्छा किया नहीं किया। न कि सिर्फ उन मुश्किल सवालों को हमें याद रखना है, क्योंकि यही सबके लिए पेपर यही है। इसी में से लोग पास भी हो रहे हैं, इसी में लोग इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं, इसी में लोग अच्छा भी कर रहे हैं। दूसरी बात, एंड अगेन दिस इज मोर रेलेवेंट, कि हम आगे क्या कर सकते हैं अपने एपीएफसी के लिए, जो कि शायद जब भी दोबारा होगा, या जो होने वाले पेपर है, अभी एएलसी होने वाला है, अभी एडमिन ऑफिसर के 2 पेपर होने वाले हैं, एक जीएसआई के लिए, उसके बाद डीआरडीओ के लिए, फिर शायद डीडी एम्प्लॉयमेंट का पेपर भी होगा, डीडी एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इन सारे पेपर, इन सारे नोट साले, इन सारे पेपर्स के लिए, तो जो एक फंडामेंटल तरीका है ना करने का, कि जो ट्रेडिशनल बाउंड्री का अगर मैं 100% सिलेबस कर लूंगा, उसके बाद यूपीएससी कितना भी सरप्राइज करे, मैं कम से कम उतने सवाल डेफिनेटली ठीक कर पाऊंगा जितने जितने से कि मेरा कट ऑफ आराम से निकल जाए। सो 100% सिलेबस करना है। मैराथन क्लास या कोई ऐसी भी चीज जिससे जिंदगी आसान हो जाए, वो नहीं करना है। इंपॉर्टेंट सवाल ढूंढना बंद कर देना है। ये भी देखना कि किस टॉपिक में कितना आरओआई है, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, या लेबर लॉज, या पॉलिटी, इन चीजों पे, इन टॉपिक्स पे ज्यादा समय लगाना है, बजाय कि हिस्ट्री एंड आल्टरनेट कल्चर पे लगाएं जहां की आरओआई कम है। जो जो प्रैक्टिस है यूपीएससी की, उसको एक्सेप्ट करना है। इमोशनल नहीं होना है कि मैं 10वीं तक का ही मैथ्स करूंगा, अब जो है सो 11th 12th का मैथ करना पड़ेगा। 11th 12th तक को जनरल साइंस के टॉपिक्स भी कुछ करने होंगे। सो जो है उसको एक्सेप्ट करना है, और अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई करनी है। एंड देन ऑफ कोर्स, अगर हम ये सब चीजें करते हैं, सो ऑफ कोर्स जिसने की है, उसने एपीएफसी में भी आई एम श्योर अच्छा किया होगा। नहीं किया कोई बात नहीं, आगे भी मौका जीवन भर मिलता रहेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में, उनमें हमें कुछ कुछ चीजों को ध्यान रख के वी कैन मेक श्योर कि विदाउट वरिंग अबाउट कि जो यूपीएससी ने शरारत की, जो मुश्किल सवाल दिए, जो आउट ऑफ सिलेबस सवाल दिए, लेट अस वरी अबाउट जो विद इन सिलेबस थे, उसमें से मेरे कितने ठीक थे। और इसलिए मैंने जो ये 68 का नंबर बार बार लिखा है, इसमें से बस अपने आप को एसेस करना है कि अगर इसमें से मेरे सवाल गलत हुए तो वो क्यों हुए हैं, उसमें किसकी कमी है, ये हमें एक बार जरूर सोचना है। सो गाइस, विद दैट नोट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।